हेलो दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में पूछे कुछ सवालों से, जिसमें पहला सवाल था कि बिहार के पहले सीएम कौन थे और वे कब से कब तक सीएम रहे थे। तो पहला जवाब का उत्तर पहला जवाब दिया है अमन ने। और बिहार के फर्स्ट सीएम ये श्री कृष्ण सिंह थे। मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा दूंगा जो जो सीएम रहे हैं बिहार के। और ये कब से कब तक रहे हैं, तो 46 से लेकर 61 तक रहे हैं। तो एक्चुअली कभी कभी जो डाटा होता है ना, कभी दिखाया जाता है कि जब हमारा संविधान बना था उस वक्त से लेकर के और आगे तक की चीजें दिखाई जाती हैं, पर एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो 46 से लेकर 61 तक के जो सीएम रहे हैं बिहार के सबसे पहले वो थे श्री कृष्ण सिंह। इवन भारत की आजाद जब भारत की आज़ादी हुई थी वो 47 में हुई थी, बट ये 46 से ही थे। और सेकंड क्वेश्चन था कि बिहार के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है और बिहार के हाई कोर्ट में कुल कितने जज हैं। तो हाई कोर्ट के तो जज अभी तक फिलहाल 26 ही है, बट होने चाहिए थे 53। और अभी जो चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के वो है संजय करोल। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह। तो ये सारे सवालों का जवाब अमन कुमार ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। आप लोग भी दीजिए। चलिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब जवाब देते हैं आप लोग, तो जवाब देने से और भी चीज़ें जानने को मिलती हैं एक्स्ट्रा। खैर, आप लोग सर्च मार के ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। जैसे पहला है कि पूसा डिकम्पोजर। आपको पता होगा पूसा एक जगह भी है समस्तीपुर के पास। तो पहले एग्रीकल्चर का जो इंस्टीट्यूट था वही हुआ करता था, अभी उसका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया है। क्योंकि बिहार में चीज़ें होती हैं कि बहुत लेट से पहुंचती हैं। मान लो कोई रिसर्च ही कर रहा है तो चीज़ें बहुत देर से आ रही हैं, तो रिसर्च में भी देर हो जाता था, इसलिए इस वजह से ही दिल्ली शिफ्ट किया गया है। और ये कुछ कुछ साल पहले ही किया गया है। और बाकी दिनों से ये बिहार में ही था। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। तो इसी के द्वारा ये खोजा गया है कुछ कैप्सूल। आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है दिवाली के टाइम। एक तो वजह होती है पराली जलाने की वजह से, और दूसरी वजह होती है कि जब पटाखे जलते हैं। तो यहाँ पे जो कैप्सूल डिजाइन किया गया है, एक्चुअली ये पराली को ही जलाने से रोकने के लिए किया गया है। और इसकी मंजूरी मिल चुकी है आईसीएआर द्वारा। और आईसीएआर क्या है, एक मुख्य संस्था है जो कि जितने भी एग्रीकल्चर रिसर्च होते हैं उसको ये गवर्न करती है। इसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईसीएआर जो है। ठीक है। तो अ, ये जो है इसको रेगुलेट करती है। और फिलहाल जो है एक्चुअली ये कैसे यूज़ किया जाएगा, तो देखोगे आप यहाँ पे कि 20 रुपए के कैप्सूल, 4 कैप्सूल मिलेंगे आपको इस तरह के 20 रुपए के। उसको 25 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर तक जो जमीन है उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने पराली है ना, वो 15 दिनों में ही खाद बनकर गल जाता है। ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलता है। लेकिन पहले क्या होता था कि ये दिन 45 डेज तक चलता रहता था, तो किसानों को बड़ा लॉस सहना पड़ता था। तो इस वजह से ही अब इसको बिहार में भी यूज़ करने की बात की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में इसको यूज़ किया जा चुका है और काफ़ी सफल योजना रहा है। इसी वजह से अब बिहार में भी इसको यूज़ किए जाने की बात की जा रही है। चलिए, ये रहा आपका पूजा डिकम्पोजर के बारे में, ये रहे कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक से पेट्रोल। यस, अब बिहार में मुजफ्फरपुर में एक जगह है कुर्नी, वहाँ पर प्लास्टिक से पेट्रोल डीजल बनाया जाएगा। अब 6 रुपए की प्लास्टिक से 70 रुपए का पेट्रोल, यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग में लिया गया है। ये कैसे बनेगा, तो 8 घंटे तक प्लास्टिक जलेगा। और उसके बाद यहाँ पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि सबसे पहले कचरा को ब्यूटेन में परिवर्तित किया जाएगा और प्रोसेस के बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा। इसके बाद अलग अलग प्रेशर से इसी आइसो ऑक्टेन से पेट्रोल डीजल बनेगा। जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा आपका डीजल और 800 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा पेट्रोल। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगने वाला है 8 घंटा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये बेहतरीन काम किया जा रहा है बिहार के लोगों के द्वारा। खैर, तो ये मुजफ्फरपुर में है। और हर दिन यहाँ से देखो 150 लीटर डीजल निकलेगा और 130 लीटर पेट्रोल निकलेगा। तो ये रहे आपके राम सूरत राय, जो कि आपके भूमि सुधार मंत्री हैं और राजस्व व भूमि सुधार मंत्री। इन्होंने इसकी अभी अभी रिबन कट करके इसका उद्घाटन किया। तो खैर, ये अच्छी बात है बिहार के लिए। ये जगह मुजफ्फरपुर याद रखना है। और जो उद्घाटन करने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार के राम सूरत राय, ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली बिहार में 23 राज्यों से भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। एक तो वजह कोरोना ही है, और पहले से बिहार वैसे ही पिछड़ा राज्य रहा है, रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। तो इसे पेश करने वाला संस्था है CMII। ठीक है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। एक्चुअली ये जो संस्था है वो एक थिंक टैंक है, जो कि जितने भी डाटाबेस होता है ना इकोनॉमिक
से रिलेटेड या फिर प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड वो प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। तो उसी का तो डाटा दिया गया है। तो बिहार में अभी जो बेरोजगारी है अक्टूबर में, हर महीने ये निकाला जाता है यहाँ से डाटा। तो अक्टूबर में बेरोजगारी का जो प्रतिशत है पूरे बिहार का 13.9% हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा। 13.9 बहुत ज़्यादा होता है। मतलब समझ लो कि 100 में से 14 लोग बेरोजगार हैं। तो इससे समझ सकते हो बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। मतलब 24वां राज्य, समझो कि टोटल 28 राज्य हैं, उसमें 24वां राज्य बिहार है। बिहार से पीछे कुछ राज्य है, जैसे देखो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान है। इसमें बिहार से भी ज़्यादा बेरोजगारी है। और बात की जा रही है ना, डाटा याद रखना है तो रख सकते हो, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं, डाटा बहुत खूबसूरती से पूछते हैं ये लोग। 13.9% अभी है अक्टूबर में। अब ये बात की जा रही है ना कि जो शहरों में गाँव से ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब का सीजन खत्म होता है किसी फसल का, तो कटाई होने के बाद सारे मजदूर शहर की तरफ भागते हैं, ताकि इस ऑफ समय में, ऑफ टाइम में कुछ जॉब मिल पाए। तो जो मजदूर शहर में जाते हैं और शहर में उनको कोई जॉब नहीं मिलता, इस वजह से कहा जाता है कि गाँव से ज़्यादा बेरोजगारी शहरों में है। तो जो CMIE, ये जो संस्था है, आप देखोगे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडर नरोत्तम शाह थे। 1976 में इसका उद्घाटन फाउंड किया गया था इसको। 1946 ये वही समय है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, याद है ना? यस। तो महेश व्यास अभी इसके समझो कि यहाँ के महेश व्यास अभी इसके ये चेयरपर्सन है, महेश व्यास। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, आपको पता होगा कि दिल्ली जो है हर हर हमें हमेशा दिल्ली दिवाली के टाइम पे अपना रिकॉर्ड देती है कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो गया, यहाँ इतना AQI हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब बिहार में भी आने वाली है, क्योंकि बिहार भी, आप देखोगे पटना का नाम भी 1 to 10 में आ ही जाता है। पटना क्या, मुजफ्फरपुर का भी नाम आ जाता है 1 to 10 में, वर्ल्ड में 1 to 10 सिटीज़ में, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये अच्छी न्यूज़ है कि बिहार के जो CM है, अब बिहार में भी इनको AQI लेवल को नापने के लिए 24 केंद्र बनाने वाली है, और जो 1 सप्ताह के बाद, मतलब छठ के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखो कि अभी 11 पहले से हैं ही, जिसमें 6 पटना में ही है। लेकिन इसके अलावे जो बाकी बचे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। और ऐसा करने से ये होगा कि लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कितने पोल्यूशन है, और उसको कर्व करने के लिए, उसको घटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। ठीक है। तो अभी देखोगे कि दानापुर में 210 है। मतलब 200 से 250 तक जो भी होते हैं ना, आपको मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा, 250 से ऊपर जो भी होते हैं वो, हाँ, पुअर है। जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान है, ये आपका चिड़ियाघर है। और राजधानी वाटिका, यहाँ पे 250 से तो ऊपर है। तो मतलब यहाँ का एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में आता है। अब ये पुअर में क्यों बोल रहा हूँ, देखो, AQI मेजर करने का एक तरीका होता है। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं कि AQI जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आया कैसे। ये तभी आया था जब मोदी जी आए थे हमारे PM बन के। और उसी साल अ, ये जो है स्वच्छ भारत अभियान भी लाया गया था। उसी के तहत IIT कानपुर जो है ना, कुछ एक्सपर्ट ग्रुप के साथ भी मिलके सरकारी, इन्होंने AQI स्कीम लॉन्च किया था 2014 में। ठीक है। और दिल्ली में इसको उस समय से यूज़ किया जा रहा है, पर बिहार में अभी भी यूज़ करने की बात की जा रही है। तो इसमें जो है ना, IIT कानपुर के साथ मिलके जो क्या क्या, इसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या मेजर करने की बात की जाती है, तो इसमें 8 चीज़ें हैं जो मेजर करने की बात की जाती है। PM10, PM2.5, NO2, O3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, O3 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये हो गया आपका अमोनिया NH3, और PB लेड, ये भी। और ये सारी चीज़ें, आठों की आठों चीज़ें मेजर की जाती हैं, और क्वांटिटी आपको पता है कितनी कितनी है। उसके सामने यहाँ पे गुड, उसी के अनुसार सेटिस्फैक्ट्री, जैसे 0 से 50 तक हो कहीं का AQI का लेवल, और 0 से 50 तक हो तो गुड होगा, अच्छा होगा, वहाँ पे आप रह सकते हैं, काफ़ी स्वच्छ वातावरण रहेगा। सेटिस्फैक्ट्री तब होगा जब 51 से 100 तक हो। और मॉडरेटली पोल्यूटेड मतलब 101 से अब स्टार्ट हो गया पोल्यूशन। पुअर मतलब 200 से 300 तक होगा तो पुअर होगा। तो देखोगे कि पटना में जितने भी अभी मैंने लिस्ट में दिखाए थे पुअर का, 200 से 300 से बीच सभी है। समझो कि यहाँ पूरा पटना में ही पुअर अभी AQI का लेवल चल रहा है। ठीक है। वेरी पुअर 300 से 400, और सीवियर 400 से 500। तो याद रखना बहुत इजी है। स्टार्टिंग में 0, 50 और 50, 100 दो यहाँ पे स्प्लिट कर दिया गया है 100 तक को। बट उसके बाद से 100, 100 का रेंज लिया गया है 4 बार। ठीक है। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब गुड होता है तो कोई इम्पैक्ट लगभग नहीं होता। सेटिस्फैक्ट्री जब रहता है AQI का लेवल, तो ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट, मतलब लोग फील करना शुरू करें कि हाँ अब कुछ मेरे सांस में हवा के साथ जा रहा है। लेकिन 100 से ऊपर हो जाएगा तब जिसको जिसको अस्थमा है, या फिर जो कोई डिजीज है, या फिर चिल्ड्रन है, उसको ये अफेक्ट करना शुरू कर देगा, लंग डिजीज जिसको जिसको है। अब 200 से ऊपर जिसको अगर ये हो गया AQI, और 300 से कम, मतलब इनके बीच रहा, अगर जो पटना में है फिलहाल, समझो
कि वो ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। अगर अधिक देर तक आप गांधी मैदान में घूम रहे हो या फिर चिड़ियाघर में घूम रहे हो तो समझो कि आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खैर, हाँ, 300 से ऊपर हो और 400 से नीचे हो तो वेरी पुअर। इसमें क्या होगा कि अब आप बीमार पड़ जाएंगे, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सीवियर कब होगा? जब 400 से ऊपर होगा। अब ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में अक्सर 400 के आसपास ही एक्यूआई रहता है, इसलिए दिल्ली में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो लंबे समय से दिल्ली रहते हैं, उनकी आयु से समझो कि 18 से 2 साल तक कम हो जाता है एवरेज आयु। तो यही कहा जाता है कि एयर क्वालिटी जो है उसको सही करना हमारा फंडामेंटल अधिकार है अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत। इसी के अनुसार एनजीटी की भी स्थापना की गई 2010 में, आपको पता होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि जहाँ कहीं भी देखती है कि पोल्यूशन फैलाया जा रहा है उसको हटाने के लिए मेजर लेती है सुओ मोटो। मतलब सुओ मोटो मतलब खुद से। तो सारी सारी चीज़ें हैं एक्यूआई के बारे में जो कि पटना में स्टार्ट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, ऑटो और सिटी। आप देखोगे पटना में इतना ट्रैफिक रहता है किसी किसी इलाके में, जैसे पटना सिटी ले लो, एनआईटी पटना के पास ले लो, अशोक राजपथ ले लो, ठीक है, या फिर डांग बंगला चौराहा ले लो। तो किसी किसी रूट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और किसी की रूट में बहुत कम भीड़ रहती है। इसी को हटाने के लिए अब बसों की और ऑटो की रूट को तय किया जाएगा और कितनी संख्या में वो किस रूट में चलना है उसको भी डिसाइड किया जाएगा, ताकि कहीं पे ज़्यादा जाम ना लगे और कहीं पे ऐसा ना हो कि गाड़ी ही नहीं मिल रहा है, आदमी खड़ा ही खड़ा रह गया। तो सबसे पहले पटना में लागू किया जाएगा, उसके बाद से मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया जैसे शहरों में लागू किया जाएगा, उसके बाद फिर पूरे बिहार के छोटे छोटे शहरों में लागू किया जाएगा। ठीक है। अब देखो कि यातायात मंत्री जो है हमारे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो शीला कुमारी हैं, फोटो में डाल रखा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार कर रही हैं, इन्हीं की देखरेख में सारा काम चल रहा है। आगे देखते हैं होश स्ट्रेटजी। आप ये पता होगा आपको कि ये शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो एक्चुअली बिहार जो है ड्राई स्टेट घोषित कर किया जा चुका है गुजरात के बाद, फिर भी यहाँ पे शराब बिक्री की जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी हाथ है ही, जो शराब पकड़ते हैं वही अंदर से बेचते भी हैं। तो इसका नाम दिया गया है हुच ट्रेजिडी, क्योंकि आपको पता होगा हुच एक वर्ड है जो एक स्लैंग की तरह यूज किया जाता है, इलिसिट लिकर, मतलब इलीगल लिकर के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली ये वर्ड है अलास्का का, वहाँ के हुचिनो इंडियंस यूज करते हैं इस चीज़ को। इसी को लेकर के यहाँ बात की जा रही है। नीतीश कुमार ने अभी भी बोला है कि जब ये छठ खत्म होता है तो 1 महीने बाद लगभग पूरे बिहार में फिर से जांच करवाएंगे और जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उसको भी, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो खैर एक्चुअली ये बात क्या हो रही है, लोग मर क्यों रहे हैं? तो क्या होता है कि जो हूच है ना, जो कि इलिसिट लिकर है, इलीगल लिकर है, उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में मिथाइल मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलाया जाता है। कभी कभी ये प्रोपोर्शन हाई कर दिया जाता है, कभी लो कर दिया जाता है। तो आप देखोगे कि जो मिक्सचर है मिथाइल अल्कोहल का, वो 10 ml हो तो ब्लाइंड कर सकता है लोगों को, 30 ml हो तो वो मार भी सकता है 10 से 30 घंटे के अंदर। हाँ, ठीक है। और इट इज़ लाइक इथाइल अल्कोहल इंटेंशन। अब देखो इसको क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि सस्ता पड़ता है इथाइल अल्कोहल से। एक्चुअली में इथाइल अल्कोहल ही लोग बोलते हैं यही शराब होता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल मिलाते इसलिए हैं ताकि वो सस्ता पड़ता है मिथाइल अल्कोहल, और टेस्ट स्मेल भी सेम होता है, एकदम बिल्कुल इथाइल अल्कोहल की तरह ही होता है, इस वजह से उसे मिलाया जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है कि इथाइल अल्कोहल और फोमेपिजोल, इसको एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो यूरिन के थ्रू मिथाइल अल्कोहल को निकाल दे, ताकि आपका शरीर सही रहे। तो इसीलिए जो हमारे मद्य निषेध मंत्री है सुनील कुमार ने ये बात कही है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को हम लोग सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है बिहार के मुख्यमंत्री का, जिसमें पहले है श्री कृष्ण सिंह। देखोगे यहाँ पे 50 से लेकर 61 तक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। मैंने बोला था एक्चुअली थे ये 46 से 61 तक, बट कहीं कहीं लिस्ट में आप 50 से 61 भी देखोगे। और अभी जो सीएम है नीतीश कुमार है, ये 7वीं बार सीएम बन के आए हैं, सबसे अधिक जीत हासिल की है इन्होंने। ठीक है, अब कुछ डाटा देख लेते हैं। ये डाटा मैंने लास्ट वीडियो से निकाल के रखा है ताकि आपको बार बार देखोगे याद होगा। जैसे डेकेडल ग्रोथ, मतलब 10 साल में ग्रोथ कितना हुआ बिहार का, तो 1/4, एक चौथाई, लास्ट ईयर का एक चौथाई हिस्सा बढ़ गया, मतलब काफ़ी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। और लिटरेसी रेट कितनी है, तो 61.8 है। मैंने बताया भी था कि 10% बढ़ा दो तो मेल का हो जाएगा और 10% घटा दो तो फीमेल का हो जाता है। हाईएस्ट डेकेडल, मतलब 10 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस जिले का रहा है, तो वो मधेपुरा, 31.12%। और लिटरेसी रेट सबसे कम रहेगी, मैंने समझाया भी था कि मधेपुरा पड़ता है ईस्ट बिहार में, तो ईस्ट बिहार में पास में पूर्णिया भी पड़ता है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक रहती है, ऐसा कहा जाता है कि लिटरेसी भी कम रहेगी, लोगों का ध्यान कम रहेगा पढ़ाने लिखाने पे,
तो पूर्णिया उस तरफ ही पड़ता है, तो 51.1% है वहाँ का लिटरेसी रेट। देखो इसको दिल पे नहीं लेना है, मैं समझा याद करने के लिए समझाता हूँ, लिंक करने के लिए बस, और कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट गोपालगंज है, और इसी तरफ वेस्ट में ही पड़ता है रोहतास, जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है 73.4%। रिवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जीजी, गंडक, घाघरा, बीबी, बूढ़ी गंडक, बागमती, केके, कमला एंड कोसी, इधर महानंदा है, और नीचे गंगा के नीचे है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल एंड अजय। आपको याद रखना है लोकेशन, बस काम हो जाएगा आपका एग्जाम में। अब ये अगेन मैं फिर से दिखा रहा हूँ डिटेल ऑफ बिहार। ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन है, 12 बाई इट्स टेरिटरी, मतलब एरिया के क्षेत्र में 12वें नंबर पे आता है। एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सब नेशनल एंटिटी है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। बाकी सारे लैंग्वेजेस की लोकल लैंग्वेजेस है, जैसे मराठी, मैथिली, सॉरी मराठी नहीं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, और बाकी सारे लैंग्वेजेस है। यहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो 7.27% है ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरियाज ऑफ द बिहार, और लेंथ ईस्ट टू वेस्ट है 483 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ है 345 किलोमीटर। और ये किस किस लैटिट्यूड में लाई करता है, तो लैटिट्यूड है 24 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ टू 22 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 24.5 से 27.5, ऐसे याद रख लो, 24.5 से 27.5। एंड लॉन्गिट्यूड में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का अंतर है, ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। अब देखो फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को, उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा अलग हुआ था बंगाल से। और आगे चल के 1936 में 1 अप्रैल 1936 मूर्ख दिवस, उस दिन उड़ीसा अलग हुआ था बिहार झारखंड से, और बिहार झारखंड से अलग हुआ था 2000 में। ये बात याद रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को ये स्टेटहुड मिला था इसको, तभी जाकर के सीएम डिसाइड हुआ था, पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह। अदरवाइज उसके पहले से भी ये रहते आए हैं, 4 साल पहले से, 1946 से ही, ठीक है। तो उसके पहले अच्छा ठीक है, अब कैपिटल पटना है इसका, सबसे बड़ी सिटी भी पटना है। डिस्ट्रिक्ट 38 है, 9 डिवीजन है, सारे डिवीजन कलर वाइज दिखाया गया है यहाँ पर। फागू चौहान इसके गवर्नर है, नीतीश कुमार सीएम है, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद दोनों डेप्यूटी सीएम है। बाइक कैमरल है, काउंसिल में 75 सीट्स हैं, असेंबली में 243 सीट्स हैं। सबसे बड़ी सीट सबसे अधिक सीट पाने वाली इस बार आरजेडी है, उससे कम 75 सीट उसको मिली थी, और उससे कम एक कम सीट 74 सीटें मिली थी बीजेपी को। बट बीजेपी ने 43 सीट्स वाले जदयू के साथ मिलकर के सरकार बना लिया, तो तभी वो आगे बढ़ के यहाँ पे शासन कर रही है बिहार पे। राज्यसभा में 16 सीट्स हैं बिहार से, और लोकसभा में 40 सीट्स हैं। एरिया यहाँ पे 12 नंबर पे आता है, और मैंने एरिया बताया, सब कुछ बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। जीडीपी है 19-20 का 6.12 लाख करोड़, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम है 46,664 रुपीज़। सबसे अधिक प्रोस्पेरस सिटीज है पटना। अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ नेशनल न्यूज़ के साथ। अभी अभी केदारनाथ में 12 फुट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यही प्रतिमा है उनकी। इसका उद्घाटन अभी देखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि ये 2013 में जो इस पर तो मूवी बनी है केदारनाथ, है ना। 2013 में जब ये इनका जो ये था समाधि स्थल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात की जा रही है, तो कौन कौन ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, आप देखो। केदारनाथ, केदारनाथ में है उत्तराखंड में। काशी विश्वनाथ वाराणसी में। वैद्यनाथ देवघर में पड़ता है। महाकालेश्वर उज्जैन में है। ओमकारेश्वर मंदाता में है। गृहनेश्वर खुलदाबाद में है। नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, फिर भीमशंकर, फिर मल्लिकार्जुन और रामनाथ स्वामी। ये 12 के 12 जो है ना ज्योतिर्लिंग है, इसमें केदारनाथ का भी एक था। इनकी इनकी समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। तो इनका क्षतिग्रस्त होने की वजह से ही इनका दोबारा अनावरण किया गया है। ये न्यूज़ में इसलिए याद रखेंगे। अब बात की जाती है कि ऐसे जो हैं ये शंकराचार्य जी, तो ऐसे हम क्यों इनके बारे में इतना जान रहे हैं, तो देखोगे इनकी कुछ लाइन्स है। देयर इज निदर डेथ नॉर बर्थ, निदर अ बाउंड नॉर अ स्ट्रगलिंग सॉल, निदर अ सीकर आफ्टर लिबरेशन नॉर अ लिबरेटेड वन। तो कुल मिला के इनका कहना यही था कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, एक ही चीज़ रियल है, वो है ब्रह्मा।
ठीक है। तो कई बार एक्चुअली मैं इस फिगर पे आऊँगा। तो इनकी जो फिलॉसफी थी ना, वो था, यहाँ पे देखोगे संस्कृत में लिखा गया है, और इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो यही है कि ब्राह्मण अलोन इज रियल, दिस वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, एंड द जीव इज नॉन डिफरेंशियल फ्रॉम ब्राह्मण। एक्चुअली कई लोगों ने इनके ब्राह्मण वर्ड से ये जो है, कई लोगों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि ये इनका कहना था, कई लोगों का कहना था कि ये ब्राह्मणवादी एक्चुअली विचारधारा फैला रहे हैं और कास्टिज्म को ये प्रमोट कर रहे हैं। बट कई लोग आगे चल के भी इनके जो बाकी सारी रचनाएं हैं, रचनाएं बहुत सारी हैं, करीब करीब 116 वर्क्स हैं इनके, देखोगे यहाँ पे। इसमें 10 उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है, गीता है, विवेक विवेका चुदमानी है, और मनीषा पंचकम है, सौंदर्य लहिरी है, शंकरा शंकरा समृद्धि। तो ये सारे सारे देखोगे आप, अगर कोई वर्ड प्रोनाउंसिएशन में गलती हुआ होगा तो आप खुद से पढ़ लेना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, सॉरी इनकी रचनाएं हैं। और इन सब रचनाओं के बाद जब सभी लोगों ने पढ़ा, तब समझा कि नहीं, इनका ब्राह्मण का मतलब है कि ब्रह्मा। ठीक है। तो ब्रह्मा ही है, वो रियल है, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं है, जीव कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं से निकलता है, उन्हीं में समाता है, इस वजह से। और ये जो है ना, अद्वैत वेदांता को प्रमोट कर रहे थे, जो कि उस समय जब ये थे, उस समय की बात है, 6th सेंचुरी की बात है। उस समय जब ये अद्वैत वेदांता की बात करते थे, उस समय ये बुद्धिस्ट और जैनिज्म को भी चैलेंज करते थे कि आपका जो फिलोसफी है वो कुछ नहीं है, अद्वैत वेदांता ही सब कुछ है। अद्वैत मतलब ये दुनिया में ब्रह्म ही एक है, और अपना आपका जो सॉल है वही एक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ कहना था इनका। आप देखोगे अद्वैत के बारे में पढ़ करके, तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। नहीं तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताते हो तो मैं इस पर अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं शंकराचार्य के बारे में। तो अभी बात की जा रही है केदारनाथ। ठीक है। केदारनाथ यहाँ पे देखोगे आप, उत्तराखंड में। तो ऐसे ऐसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, जहाँ से सारी नदियाँ निकल रही हैं, देख रहे हो ना। तो कैसे कैसे प्रयाग, 5 प्रयाग बनते हैं, यहाँ पे मैं बारी बारी दिखाता हूँ आपको। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और धौली गंगा से मिलती है, जहाँ ये मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, नंदाकनी फिर नदी मिलती है आकर के, कहाँ मिलती है, तो नंद प्रयाग पे मिलती है। उसके बाद से इसी अलकनंदा में ही पिंडर गंगा भी मिलती है आकर के, उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर ये आगे बढ़ती है, रुद्र प्रयाग पर आकर के मंदाकिनी मिलती है। तो ये मंदाकिनी आती कहाँ से है, तो ये केदारनाथ से ही आती है। रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है और देवप्रयाग पे भागीरथी मिलती है, जो गंगोत्री से आती है और आगे चल के गंगा बनती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, और ये दोनों आगे चल करके आपको पता होगा कहाँ मिलता है, संगम में। तो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ से दिखा दी है, चीज़ों को आप देखते रहना, रिवाइज करते रहना। ठीक है। अभी देखो, राहुल द्रविड़ को इंडियन क्रिकेट का नया टीम का कोच बनाया गया है। इसके पहले रवि शास्त्री थे, और T20 विश्व कप के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। उसके बाद से राहुल द्रविड़ 2 साल के लिए बनेंगे, जब ये जो आपका 50 ओवर का जो विश्व कप होगा 2023 में, उस समय तक ये कोच रहेंगे भारत के। तो न्यूज़ तो ये तो ठीक है, पर जो BCCI के बारे में न्यूज़ है वो आपको देखोगे, आपको पता होगा कि ये सबसे अमीर बॉडी है विश्व की, क्रिकेट की बात करें तो। ठीक है। ये आती कहाँ से, किसके अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है। ठीक है। BCCI का पूरा नाम पता होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है। और आगे आप पूरा देख सकते हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके राजीव शुक्ला, और जय शाह अमित शाह के बेटे कुर्सी पा गए हैं, तो सेक्रेटरी बन गए हैं। और राहुल द्रविड़ अभी मेन टीम के कोच है, और वुमेन्स टीम के कोच है रमेश पवार। इसे याद रखना है आपको। इसका देखो ऑपरेटिंग जो इनकम है 18-19 का, $2.8 बिलियन है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसके स्पॉन्सर्स हैं काफ़ी सारे, जो कि एड वेड देखोगे आप, बैजूस के, MPL के, पेटीएम, ड्रीम 11, हुंडई, अंबुजा सीमेंट, स्टार स्पोर्ट्स, ये सारे का न्यूज़ है। ये पूरा रहा BCCI के बारे में, और राहुल द्रविड़ जो नए कोच बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला पेरियार डैम, ये डैम पड़ता है वो केरला में। देखो यहाँ पेरियार रिवर है, यहीं पड़ता है ये डैम। और हाँ, एक बात और, कि जो शंकराचार्य था उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था, पेरियार के कोस्ट पे ही हुआ था, रिवर के पास हुआ था। अब देखो, मुल्ला पेरियार डैम की बात की जा रही है, तो एक्चुअली ये ग्रेविटी डैम है, पेरियार डैम। ये कार्डेमम हिल्स पे पड़ता है, यहाँ पे कार्डेमम हिल्स ही है, जो वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट पता है ना आपको, ये तमिलनाडु तक आता है, ऊपर से गुजरात लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तक आता है वेस्टर्न घाट। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरला के। मुल्ला पेरियार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि
ये एक्चुअली ब्लेंड, दो नाम को मिला करके ब्लेंड करके बनाया गया है। इसमें पहला नाम है मुल्लायार रिवर और दूसरा है पेरियार रिवर, और दोनों के कन्फ्लुएंस में ही ये डैम बनाया गया है। डैम देख सकते हो। ये डैम अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला और तमिलनाडु में लड़ाई होते रहता है कौन किसका पानी कितना यूज करेगा। है, इसी न्यूज़ में था तो मैंने आपको लोकेशन दिखा दिखा दिया ताकि आपको चीज़ें याद रहे एग्जाम में बन जाए तो कि ये डैम कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। संकल्प। ये संकल्प जो है ना, इसका पूरा नाम देखोगे आप तो स्किल एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशंस। सीधा मतलब यही है कि हमें किसी का स्किल बढ़ाना है ताकि वो लाइवलीहुड अटेंड कर सके, ले सके और अपने परिवार को, अपना ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिता सके। तो ऐसा किसके लिए किया जा रहा है? तो ये पूरा फोकस किया गया है एक्चुअली वीकर सेक्शन के लिए। उनको स्किल मिलेगा क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग गरीब हुए हैं। उनको स्किल मिलेगा, वो कुछ कमाएंगे और देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी इसी इसी वजह से। तो इस वजह से ये चीज़ लाया गया है। तो ये संकल्प जो है ना, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एक प्रोग्राम है, मतलब वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल है। और जो इंडिया की गवर्नमेंट है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE, ये भी शामिल है इसमें। तो MSDE की बात कर ले, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में ही, जब PM बने थे नरेंद्र मोदी पहली बार। और इसके भी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है। और इसका एनुअल बजट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, 3,400 करोड़। 3,400 करोड़। ठीक है, ओके। तो ये पूरा स्कीम के बारे में बात रहा संकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जो पेगासस जो केस आपको पता होगा कि ये NSO ग्रुप इजराइल के द्वारा बनाया गया था। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि ये किसी आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दे या किसी तरीके से किसी डिवाइस में भेज दे, तो बिना आप ओपन किए भी, बिना क्लिक किए भी, नो क्लिक, ऐसा कहा जाता है कि नो क्लिक वायरस है ये। अगर कोई आपके फ़ोन में भेज दिया तो वो आपके फ़ोन में आपकी सहमति के बिना ही इंस्टॉल हो जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपका वो सामने वाले को दे देता है। तो एक्चुअली जो इजराइल ने ये पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया था वो सरकारी लोगों के लिए बनाया था। सरकार, कोई देश की सरकार इसे खरीद सकती है। बट ये काफ़ी लोगों के फ़ोन में, डिवाइस में पाया गया है। इस वजह से ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू प्राइवेसी आती है उसका हनन हो रहा है। तो राइट टू प्राइवेसी कब फंडामेंटल राइट बना था? 2017 में पुट्टा स्वामी केस, आपको याद होगा, बहुत फेमस केस है, उस केस में बना था। तो इसी की हानि, जो आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी की जो हानि हो रही है, उसी के तहत, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं रमना, NV रमना साहब, उन्होंने बोला है कि इस केस की को देखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी को हेड करेंगे जस्टिस रविंद्रन। ठीक है ना, ये रविंद्रन, इसलिए कमेटी का नाम भी पड़ गया है जस्टिस रविंद्रन कमेटी। तो ये रहे जस्टिस रविंद्रन और यही हेड करेंगे पेगासस केस को। और ये रहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपके NV रमना। और बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, आप देखोगे कि एपेक्स कोर्ट बोला जाता है इंडिया का, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। इसी के अंदर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। इसका एड्रेस देखो, यहाँ मंडी हाउस में पड़ता है। फाउंड किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसके पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट किसी और नाम से था। ठीक है, आपको वो नाम बताना है और कब से था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट तभी पड़ा जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, NV रमना अभी है करंट में। और जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 65 ईयर उनकी एज लिमिट होती है रिटायरमेंट की। अभी फिलहाल 34 जज है जिसमें 33 जस्टिस हैं और एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि NV रमना है। टोटल मिला के हो गया 34। ये अपॉइंट किए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, जिसमें 5 जजेस होते हैं कम से कम, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी होते हैं। तो सारी सारी न्यूज़ रही जस्टिस रविंद्रन कमेटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, कमेटी से भी सवाल पूछ लेता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 41 से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं आर्टिकल 40 ही बता देता हूँ। आर्टिकल 40 आपको बताता है पंचायत के बारे में। ठीक है ना, कि एक पंचायत होना चाहिए ताकि वो लोग गाँव को देख सके वो चीज़। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 41 जिसमें राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन है एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सारे के सारे राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 41 में। एक्चुअली ये DPSC में आता है 36 से लेकर के 51 तक। DPSC मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो चीज़ होता है जो ये बताता है कि जब भी कोई कानून बनाएगा तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएगा। इसी के तहत आर्टिकल 41 और 47 आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में पड़ता है। तो इसमें राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन है और टू पब्लिक असिस्टेंस है। जैसे पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो सरकार आपको मनरेगा के तहत आपको एम्प्लॉयमेंट देगी या फिर कोई और तरीके से देगी। ओल्ड एज है तो ओल्ड एज होम की व्यवस्था की जाएगी या फिर पेंशन देगी। सिकनेस है तो फ्री में इलाज करवाएगी। डिसेबलमेंट है तो आपको चेयर, व्हील चेयर कई लोगों को दिलवाया जाता है।
या फिर आपका इलाज करवाएगी, और अनडिजर्व्ड वांट इन अदर के जो भी है, तो उन सब चीज़ों को जो कानून बनता है वो आर्टिकल 41 से ही निकल के आता है देखा जाए तो। वैसे ही 47 है डीपीएससी में ये भी पड़ता है, जिसमें ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ऐसा नहीं हो कि जो खाना आप खा रहे हो उसमें बहुत सारी मिलावटी चीज़ें मिले, तो उस पे जो कानून बनेगा वो 47 से ही इंस्पायर्ड होगा। ये सब डीपीएससी में आता है। उसके बाद से आप देखोगे 266 आर्टिकल कहता है कि पब्लिक अकाउंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे देश में, जिसमें जितने भी डेप्थ हैं अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे छोड़ करके जितने भी डेप्थ और लेन देन की बात की जाती है वो पब्लिक अकाउंट में आएगी। उसके बाद आर्टिकल 267 कहता है कि एक कंटिजेंसी फंड होना चाहिए इंडिया का, मतलब आपातकालीन में जो पैसा जहाँ से निकाला जाए वो चीज़ होना चाहिए। तो ये होना चाहिए हमारे देश में। और आर्टिकल 275 कहता है कि ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स जो बहुत गरीब होते हैं, उतना बड़े नहीं होते हैं कि उतना इनकम कर पाए, और डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत होती है, तो उनको कभी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ना ग्रांट देती है। ग्रांट का मतलब ये हुआ कि लोन से बिल्कुल अलग होता है। लोन मतलब आप दोगे तो उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा जिसको आप दे रहे हो, लेकिन ग्रांट का मतलब ये होता है कि जब पैसा चला गया तो वो उसी का हो गया, वो जैसे मर्जी वैसे उसका यूज़ करेगा। तो ग्रांट भी देती है, तो आर्टिकल 275 के तहत। तो ये सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में थे, इसलिए मैंने आपको दिखा दी। आगे बढ़ते हैं कुछ विदेश के न्यूज़ के साथ, इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, जिसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। अब देखो कैसे। जैसे अभी COP26 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। एक्चुअली ये किसके अंतर्गत आता है तो आपको पता होगा, यूएनएफसीसी के तहत आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी। अभी अभी ये हो रहा है ग्लासगो यूके में 2021 में, जिसमें भारत ने बोला है कि जो हम लोग जो है पूरा इंडिया जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे 2070 तक। मतलब 70 तक जितने भी कोयला है, जितना भी कार्बन निकल रहा है भारत से, वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। ये हमारा एम डिसाइड किया गया है। वैसे ही ब्रिटेन ने भी डिसाइड किया है कि 2035 तक स्वच्छ स्रोत ऊर्जा के रहेंगे और 50 तक वो शून्य कर देंगे। चाइना ये बोला है कि चाइना ने 60 तक खत्म करने की बात की है, जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो ये रहा चाइना, ब्रिटेन और इंडिया के बारे में। खैर, लेकिन ये हो क्यों रहा है? आप देखोगे कि जो प्री इंडस्ट्रियल जो एरा था, वो एरा कब से कब था? 1861 से लेकर के 1880 तक। उससे 2040 तक या फिर अभी तक हम बात करें, तो जो हमारा पृथ्वी पे जो टेम्परेचर बढ़ा है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यहाँ पे पढ़ोगे पूरा आप तो देखेगा 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से ही आप देखोगे पूरा हमारा ग्लेशियर लगभग पिघल चुका है। कई जगह लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी हो चुके हैं। अब अगर इस सदी के अंत तक 1.5 डिग्री हो जाए या फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उससे क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है ना इस सदी के अंत तक, तो 14% आबादी 5 साल में एक बार हीट वेव की चपेट में आएगी, और हीट वेव बहुत खतरनाक होता है ना। 2 डिग्री बढ़ेगा तो 37% पॉपुलेशन जो है ना इसकी मतलब 5 साल में एक बार इसकी चपेट में आएगी। अब इससे अगर मान लो कि यदि बढ़ोतरी 2 डिग्री हुई तो मध्य अक्षांश पर ताप 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब 4 डिग्री बढ़ने से समझ जाओ कि जितने भी जीव जंतु हैं उस अक्षांश पे सबके अस्तित्व पे खतरा पड़ जाएगा। इवन जो भी लोग हैं जानलेवा लू चलने की वजह से मारे जाएंगे। तो ये इतना खतरनाक है। अब यही इफेक्ट है। अब देखो कहीं कहीं कि कहीं ज़्यादा बड़ी बारिश हो जाती है, कहीं कम बारिश होती है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेट्स कर रहे हैं कि हाँ पोल्यूशन जो है इफेक्ट करना शुरू कर चुका है हमारे क्लाइमेट पे। तो इसी वजह से ये COP26 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो अभी जब ये COP26 चल रहा है ब्रिटेन में, तो सारी चीज़ें मैंने बता ही दी आपको। तो लक्ष्य यही रखा गया है कि इस सदी के अंत तक कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। इसमें 200 से अधिक देश, समझो कि 193 ही हैं यूएन में जो कि मेंबर हैं, बट इस जो अभी जो इसकी मीटिंग हुई है ग्लासगो में, इसमें 200 से अधिक देश शामिल हुए हैं। समझो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। अब देखो कि ये तो बात की जा रही है कि पिछले बार भी जब 2015 में इसकी 20वीं COP20 हुआ था, जब पेरिस क्लाइमेट जो एक्शन पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था, तो उस वक्त भी बताया गया था क्या क्या हमें करना है। तो पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर के बावजूद चाइना ने कोयले से बिजली संयंत्र पर रोक लगाने की अभी तक कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। देखो ये अड़चन है। मतलब क्या है कि पेरिस क्लाइमेट जो एक्शन लिया गया 2015 में COP20 में,
उसमें ये बताया गया था कि हमें कोयला, चाइना को बताया गया था कि मतलब पूरा कंट्रीज को ही बताया गया था कि कोयला के यूज़ को कम करना है। तो चाइना बहुत ज़्यादा कोयला यूज़ करती है। तो चाइना ने अभी तक कोयले के रोक पे, यूज़ पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं किया है। और दूसरा उसमें दिखाया गया था कि मान लो कोई कंट्री पोल्यूशन फैला भी रही है, तो जो कंट्री नहीं फैला रही है, मान लो अमेरिका में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए, तो जितने पेड़ काटे गए हो सकता है भारत में लगा दे। तो भारत में लगाने के लिए उसको भारत को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो वैसे करके अगर देखा जाए तो विकसित देशों ने करीब गरीब देशों को सालाना 100 अरब डॉलर देने का लक्ष्य बनाया था 2019 तक। ठीक है। लेकिन अभी तक इसमें कुछ लेन देन हुआ नहीं। तो इस वजह से उस समय का ये कहा जाए तो फेल ही हो गया। इस वजह से दोबारा ये पेश में लाए जाने की बात की जा रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो है एंटोनियो गुटरेस, जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इरिवर्सिबल जो संकट पैदा हो जाएगी, जिसे हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए ये पूरा न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना ध्यान में रखिए उतना सही है। तो आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लास्टिक के यूज़ को कम करिए, बिजली जहाँ पे फालतू यूज़ हो रहा है उसको कम करिए। आप थोड़ा सा भी योगदान दे सकते हैं इन्वायरमेंट के हेल्प को, पोल्यूशन को कम करने में, तो बिल्कुल करिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो न्यूज़ दिखाया मैंने, ग्लासगो यूके में पड़ता है। तो ये लोकेशन है आपका ग्लासगो का, ऊपर नॉर्थ सी है, नीचे सिटिक सी है। यूके यहाँ पड़ता है। ठीक है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं। बुकर प्राइज दिया गया है अभी डेमन गैलगट को। ये अफ्रीकन राइटर है। इनके उपन्यास है द प्रॉमिस, इसी को लेकर के इनको बुकर अवार्ड दिया गया है, जिसमें 50,000 पाउंड का राशि दिया जाता है। तो ये जो उपन्यास है, ये दक्षिण अफ्रीका के नक्सलवादी इतिहास के बीच श्वेत परिवार की कहानी है। इसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया है, बुकर अवार्ड, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बुकर प्राइज। डेमन गैलगट। आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इंडिया को बहुत ज़्यादा लोन देता है। इंडिया का शेयर भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। और इसके फाउंडिंग मेंबर में इंडिया भी आता है। 57 कंट्रीज़ हैं और इंडिया भी उसमें से एक है। 2015 में इसको एक्चुअली बात की जा रही थी इसको फाउंड करने की, और 16 में जाकर के इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया है। नाउ अभी अब तक इसमें कुछ 4 मेंबर हो चुके हैं। चेयरमैन है जिंग लिकन, ये अपना, ये आप फिर फोटो देख सकते हैं इनका, चेयरमैन का। तो यहाँ पूरा डिटेल है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और जो रीजन में ये काम करती है वो है एशिया और ओशियानिया। ओशियानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास का जो रीजन है उसमें। ये ये पूरा न्यूज़ रहा आपका एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये मैं बार बार आपको इसलिए दिखाता हूँ कि SDG जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कहीं ना कहीं आप अगर एग्जाम में इसको यूज़ करते हो तो बहुत मार्क्स दे जाएगा आपको। जैसे देखो कि ये 4 डोमेन पे काम करता है: इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सस्टेनेबिलिटी। और इसके 5 पिलर्स हैं, जैसे पीपल, प्रोस्पेरिटी, प्लेनेट, पीस एंड पार्टनरशिप। तो 5 पिलर्स हैं और 4 डोमेन्स हैं। इसी के तहत ये 17 गोल बनाए गए हैं। जितनी बार देखोगे उतना याद होगा आपको। ये शुरू के 6 याद होने ही चाहिए और लास्ट के ये 5 याद होने ही चाहिए। बीच का आपको याद हो जाएगा। जैसे पहला, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, इक्वलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मतलब एजुकेशन जैसे बिहार में चलता है सरकारी स्कूलों में वैसा नहीं होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होनी चाहिए। वैसे ही 13वें नंबर पे देखोगे क्लाइमेट एक्शन, यहीं पे आता है COP26। जितने भी इन्वायरमेंट पे एक्शन लिए जाते हैं, इसके इसका एम एक्चुअली आपको पता होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करता था। वो फेल हो गया था 15 में जाकर के। तो फिर 15 से लेकर के 30 तक 15 साल के लिए अगेन SDG बनाया गया था, ताकि 2030 तक इन सब चीज़ों को हमें हासिल करना है। खैर, देखते हैं। अगर 100% हासिल हासिल नहीं भी कर पाए, 50% और 60% भी कर पाए, वही बहुत होगा। खैर, आगे लास्ट में देख लेते हैं कुछ सवाल। अब ये सवाल मैं लास्ट वीडियो से नहीं दे रहा हूँ, ये आपको बिहार के हिस्ट्री से दे रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। एग्जाम भी पास में आ रहा है, 2 महीने बाद एग्जाम भी होगा PPSC का। पहला सवाल है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आप ये सब सवाल का जवाब दोगे तो और भी जानकारियाँ आपको जानने को मिलेंगी। 27 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार में किस जगह पे हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? और फर्स्ट सेशन बिहार में, बिहार का प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तीनों सवाल का जवाब बहुत ईजी है, पढ़ोगे आप थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। और जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप हमको मेल भी कर सकते हैं email ID पे। तो ये रहा कुछ वीडियो।
और वीडियो लेट होने का वजह आपको पता ही है कि छठ चल रहा है, दिवाली चल रहा है, तो फेस्टिवल में आदमी घर की सफाई-वफाई भी घर में लगा रहता है। खैर, आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है? आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यही है कि अभी कभी त्योहार की वजह से या कुछ की वजह से लेट हो जाता है, लेकिन आपको वीडियो कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है बिहार का न्यूज़, इंडिया का न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और सारे के सारे न्यूज़ डिटेल एनालाइज किया है और एग्ज़ाम फोकस्ड तरीके से बनाया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो लोग को लगता हो कि ये किसी और को भी जानना चाहिए, उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो उनको भी प्रमोट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।